इरा की बात सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई। 3 साल पहले ध्रुव काव्या के बहुत करीब था, लेकिन उसकी शक्तियों के कम हो जाने के बाद काव्या ने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। और अब जब ध्रुव की शक्तियां वापस आ रही थी तो वो उसके साथ वापस होना चाहती थी। ध्रुव ने मन में सोचा, वाह रे मतलबी दुनिया। दूसरी ओर मैदान में खड़ा सनी गुस्से में दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था और उसकी हथेली भी मुट्ठी में बदल गई थी। उसके आसपास खड़े लोगों को उसकी हड्डी चटकने की आवाज आ रही थी। तभी सनी ने खुद से वादा करते हुए कहा, सिर्फ 1 महीने बाद देखना मैं कैसे तेरी हड्डियां तोड़ता हूं। तूने मुझे ललकारा है ना, अब भुगतना इसका अंजाम। यह कहकर सनी भी मैदान से चला गया। मंच पर खड़े अरेंद्र ने ध्रुव और इरा को साथ जाते हुए देखा था। उनके माथे पर शिकन थी और आंखों में चिंता। ये चिंता इस बात की थी कि कहीं ध्रुव और इरा एक दूसरे से प्यार तो नहीं करने लगे थे। उन्होंने धीमी आवाज में खुद से कहा, ध्रुव तो सच नहीं जानता, लेकिन इरा। दूसरी ओर ध्रुव और इरा साथ चलते जा रहे थे। ध्रुव को समझ नहीं आया कि इरा आखिर जाना कहां चाह रही थी, इसलिए हाथ छुड़ाते हुए वो अचानक रुक गया। उसके हाथ का झटका महसूस करते हुए इरा ने पीछे मुड़कर उसे देखा। ध्रुव इस वक्त उसे घूर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इरा उसे कहां लेकर जा रही थी। ध्रुव का अचानक इस बात पर ध्यान गया कि इरा उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ रही थी, या फिर हो सकता है कि वो गलत सोच रहा था। ध्रुव तो समझता था कि इरा उसकी बहन जैसी है, लेकिन सच ये था कि दोनों भाई बहन नहीं थे। एक दिन अरेंद्र अपने साथ इरा को घर लाया था। वो उस वक्त बहुत छोटी थी और तब से ध्रुव ने उसे अपनी छोटी बहन मान लिया था। उसने पिता से यह पूछने की भी कोशिश की थी कि आखिर वो थी कौन, लेकिन पिता के जवाब न देने के बाद ध्रुव ने उनसे ये सवाल करना बंद कर दिया था। ध्रुव और इरा मैदान के किनारे पर खड़े थे। ध्रुव और इरा दोनों इस वक्त कुछ महसूस कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अपनी फीलिंग्स को काबू में करते हुए इरा ने हिचकिचाते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव मुझे कुछ काम से जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इरा को थोड़ा घबराते देख ध्रुव ने उससे पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? यह सुनकर इरा चौंक गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव को मना किया। इस वक्त उसका चेहरा शर्मा रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ध्रुव इसे नोटिस करे। इसके बाद इरा मुस्कुराते हुए पलटकर वहां से चली गई। वो कहां जा रही थी ये बात ध्रुव की समझ नहीं आई और इसलिए उसे इरा की थोड़ी फिक्र हो रही थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि इरा एकलव्य रैंक की थी। इसका मतलब वो खुद की रक्षा आसानी से कर सकती थी। चलते चलते इरा एक तालाब के पास आ पहुंची। वहां बहुत से खूबसूरत पेड़ और पौधे थे। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर इरा सीधे तालाब के बगल में आकर बैठ गई। उसे तालाब के रुके हुए पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। हंसते हुए उसने खुद से कहा, कितनी खूबसूरत दिखती हैं आप इरा मैडम। ये कहते हुए उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उससे थोड़ी दूरी पर कुछ जवान लड़के घूमते हुए आए और उन्होंने इरा को देखा। उसकी खूबसूरती देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। इरा को इस बात का पता नहीं था कि वो लड़के उसे देख रहे थे, क्योंकि वो तो इस तालाब के पानी में खुद को निहार रही थी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव वापस अपने घर आ गया था। आज के नतीजे से वो खुश था, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और ही बात चल रही थी। उसने अपने कमरे में कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। बंद आंखों से उसने सोचा कि कुछ सालों में इरा शायद सायरा दरबार से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। उसे जैसे इरा की आंखों का ध्यान आया, उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ने लगी। खुद को इस एहसास के लिए कोसते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और सांस बाहर की। उसके बाद वो उठकर कमरे के कोने में गया और वहां रखी अमृत धारा को खोलकर पी गया। जैसी अमृत धारा उसके गले से नीचे उतरी, उसकी सारी थकान गायब हो गई थी। उसे पीने के बाद ध्रुव को ट्रेनिंग ग्राउंड के लोगों का चेहरा याद आया। जब उन्हें ध्रुव के सितारों का पता चला था, उनके दंग चेहरे याद करके ध्रुव को हंसी आ गई। उसने खुद से कहा, शक्ति इस दुनिया में सबसे जरूरी है। जैसे ही उसने अमृत धारा की बोतल पर ढक्कन लगाया, उसे अचानक लारा की याद आ गई। इसके साथ ही उसकी मुस्कान हल्की सी नाराजगी में बदल गई और उसने कहा, मेरे पास अभी 2 साल और हैं। तैयार रहना लारा, मैं आ रहा हूं तुम्हें हराने। फिर चाहे आसमान और जमीन भी एक कर दो तो भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाओगी। तैयार रहना। इतना गुस्सा शायद उसे आज तक किसी पर नहीं आया था। लारा की बातें ध्रुव के दिमाग में अभी तक गूंज रही थी। ध्रुव उसके गुरूर पर हमला तो पहले ही कर चुका था, लेकिन अब बाकी था लारा की उम्मीदों का जनाजा निकालना। गुस्से में ध्रुव की मुट्ठी बंद हो गई और उसे याद आया वो पल जब लारा ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। वो बेइज्जती ध्रुव के दिल और दिमाग पर हावी हो चुकी थी, लेकिन उसने खुद को समझाते हुए कहा, मैं आराम नहीं कर सकता। लारा चाहे जितनी भी घमंडी हो, लेकिन है तो वो अंबर दल की होने वाली लीडर। ध्रुव जानता था कि वो लारा को हल्के में नहीं ले सकता था। उसके हराने के जज्बे के साथ ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर एक बार गहरी सांस ली और महसूस किया कि जब भी वो लारा को हराने के बारे में सोचता था तो उसे अपने अंदर एक अलग शक्ति का एहसास होता था। उसने अमृत धारा को वापस अपनी जगह पर रखकर एक बार फिर बाकी सारे ख्यालों को दिमाग से हटाते हुए ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि आज के नतीजे की वजह उसकी मेहनत थी। आज के नतीजे के बाद कोई भी उसे चढ़ाने की जरूरत नहीं करेगा। अगले दिन ध्रुव जल्दी उठकर इरा के साथ पहाड़ों के पास जाने लगा।
उसके पिता अरेंद्र के बाद ध्रुव के सबसे करीब इरा ही थी और ध्रुव ने इरा को यह वादा किया था कि वो उसके साथ पहाड़ देखने जरूर जाएगा। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद ध्रुव वापस अपने कमरे में आया और अमृत धारा पीकर एक बार फिर अपनी थकान को भूल गया। उसे पहाड़ इतने अच्छे लगे कि वो हर सुबह वहां जाकर खुद को ट्रेन करने लगा। ट्रेनिंग के दौरान वो इरा से भी बात कर लिया करता था। अक्सर ऐसा भी होता था कि शहर से गुजरते हुए उसकी मुलाकात काव्या से हो जाती थी और हर बार वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता था। उसका ये बर्ताव सिर्फ काव्या के लिए नहीं बल्कि हर उस शौर्य दल वाले के लिए था जो कुछ वक्त पहले तक उसका मजाक उड़ाया करते थे। ध्रुव ये बात समझ गया था कि जो लोग भी अचानक से उसकी इज्जत करने लगे थे वो सिर्फ उसके 7 सितारों के कारण ऐसा कर रहे थे। खुदा ना करे अगर अगले ही पल उसकी शक्तियां वापस चली जाती और वो एक बार फिर कमजोर हो जाता तो यही लोग जो आज उसे इतनी इज्जत दे रहे थे कल को उसकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार हो जाएंगे। ध्रुव ये पहले भी महसूस कर चुका था और इसलिए इस बार ज्यादा सावधानी बरत रहा था। लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद यूथ सेरेमनी के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए थे। हालांकि महीने भर में ध्रुव ने एक भी दिन आराम नहीं किया था, लेकिन फिर भी अब तक वो 8 सितारों तक नहीं पहुंच पाया था। इस वजह से वो धीरे धीरे निराश हो रहा था। दिन घटते घटते यूथ सेरेमनी को सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए थे। जब सेरेमनी को हफ्ता भर बाकी था तो ध्रुव ने 8 सितारे हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्रुव को वो नतीजे नहीं मिल रहे थे जिसकी उसे तलाश थी। अपने शरीर को तपा देने के बाद उसने ट्रेनिंग से ब्रेक लेने का सोचा ताकि उसका शरीर यूथ सेरेमनी तक बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने 8 सितारे पाने की उम्मीद छोड़ी उसकी जिंदगी में एक चमत्कार हो गया। यूथ सेरेमनी से सिर्फ 2 दिन पहले ध्रुव जब अपने बिस्तर पर सो रहा था तभी उसने एक सपना देखा। सपने में ध्रुव ने अपने कपड़े उतार दिए थे और वो अमृत धारा पीने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही उसने अमृत धारा की बोतल देखी उसे दिखा कि वो सारी बोतलें खाली हो चुकी थी। आधी रात को परेशान होते हुए ध्रुव ने तुरंत अपनी आंखें खोली। क्या अमृत धारा खत्म हो गई? उसकी आंखों में अभी भी नींद दिख रही थी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसे यह एहसास अच्छे से याद था। पिछली बार उसे ऐसा तब लगा था जब उसकी शक्तियां 8 सितारे तक पहुंच गई थी। क्या 8वां सितारा? लेकिन कैसे? ध्रुव को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो पिछले 2-3 महीनों से जिसकी तलाश कर रहा था वो उसे सोते सोते मिल गई थी। उसे पहले तो लगा ये कोई मजाक था, लेकिन फिर जब उसने अपनी शक्तियों को अपनी रगों में बहते हुए महसूस किया तो उसे समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं था। हैरान होते हुए उसने खुद से कहा, आखिर ये सब हुआ कैसे? हैरानी में वो वापस सोने चला गया। उसे सोने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आखिर में उसकी आंख लगी गई थी। पूरा मार्कस जानता था कि किसी भी दल के लिए सबसे जरूरी था उसके यूथ की ताकत। वो किसी भी दल का यूथ ही था जो दलों को सुरक्षित रखा करते थे, और सभी दलों के यूथ के लिए सबसे बड़ा दिन था यूथ सेरेमनी। मैसेडोनिया के सबसे ताकतवर दलों में से एक शौर्य दल के लिए भी यूथ सेरेमनी बहुत खास हुआ करती थी। यहाँ तक कि वो दल जो इसमें हिस्सा नहीं लेते थे वो भी शौर्य दल से अपने रिश्तों के कारण यूथ सेरेमनी देखने आ जाया करते थे। इस बार की यूथ सेरेमनी की तैयारी ट्रेनिंग ग्राउंड पर ही की गई थी। वहीं किनारे पर लगे पेड़ की छांव में बैठकर इरा और ध्रुव ग्राउंड के बीच में सज रहे मंच को देख रहे थे। इस मंच को खास यूथ सेरेमनी के लिए बनाया जा रहा था। ध्रुव ने अपनी नजर घुमाते हुए देखा कि मैदान में बहुत से लोग आए हुए थे। उन लोगों में ऐसे लोग भी थे जो दूसरे दलों से थे और शौर्य दल की यूथ सेरेमनी देखने आए थे। थोड़ी झिझक के साथ ध्रुव ने इरा से कहा, यहाँ तो बहुत सारे लोग आ गए। ध्रुव के परेशान चेहरे को देखकर इरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंस दी। उसकी बेवक्त हंसी सुनकर ध्रुव उसे घूर रहा था। वो जानना चाह रहा था कि आखिर इरा ऐसे क्यों हंस रही थी। उसकी भौहों को सिकुड़ते देख इरा ने तुरंत हंसना बंद कर दिया। ध्रुव को ध्यान से देखते हुए इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम्हें 8 सितारे मिल ही गए। इरा की बात सुनकर ध्रुव समझ गया था कि इरा सच जान गई थी। ध्रुव ने कोशिश की थी कि इरा को यह बात पता न चले, लेकिन इरा भी कोई आम लड़की नहीं थी। ध्रुव ने हैरानी में उससे कहा, किसी को बताना मत, मैं सोच रहा हूं कि सबको चौंका दूं। इस पर इरा ने जवाब देते हुए कहा, क्या बात है ध्रुव, महीने भर के अंदर ही 8वां सितारा भी अपने नाम कर लिया। तुम्हारी स्पीड सचमुच लाजवाब है। ध्रुव ने देखा कि यह कहते हुए इरा के चेहरे पर हैरानी थी। वो जानता था कि इरा बहुत कम हैरान हुआ करती थी। फिर मुस्कुराते हुए जैसे ही ध्रुव ने मंच की तरफ अपनी नजरें की, उसे वहां एक लड़की दिखाई थी जो रेड ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की पास ही खड़े लोगों से बात कर रही थी। लोगों ने तो उसे जैसे घेर के रखा था। इससे साफ समझ आ रहा था कि वो लड़की काफी पॉपुलर थी। उस लड़की की रेड ड्रेस लगभग सभी लड़कों को अपनी तरफ खींच रही थी। ध्यान से देखने पर ध्रुव ने पहचाना कि वो इस लड़की को जानता था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद सायरा दरबार थी। उसे देखते हुए ध्रुव की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने कहा, कितनी खूबसूरत है वो। ये कहते हुए इरा ने उसे सुन लिया था और जलन भरी नजरों से वो भी सायरा दरबार को देखने लगी। ध्रुव का मुंह खुला देखकर इरा ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद किया, जिसके बाद ध्रुव थोड़ा शर्मा रहा था। उसके गाल थोड़े लाल पड़ गए थे, जिसके साथ उसने इरा से कहा, मुझे नहीं पता था कि दरबार परिवार हमारी यूथ सेरेमनी में आने वाला था। क्या तुम्हें ये बात पता थी? ध्रुव को इस वक्त गुस्से से देख रही इरा ने उससे कहा, शौर्य दल और दरबार परिवार हमेशा से एक दूसरे के करीब रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सायरा दरबार का यहाँ आना इतनी बड़ी बात क्यों हो गई।
वो पहले भी शौर्य दल के कुछ लोगों को प्यार में फंसाकर उन्हें लूट चुकी है। आखिर में उन लोगों के हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन सायरा के हाथ में उन लोगों की दौलत आ गई थी। अगर तुम्हें भी उससे प्यार करना है तो करो, लेकिन मैं तुम्हें उस पर खर्च करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। इरा को नाराज होते देख ध्रुव ने उससे कहा, अगर मैं उसके बारे में सोच भी रहा हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? प्यार दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं। और वैसे भी वो मुझसे कम से कम 7 से 8 साल बड़ी है। क्या तुम्हें सच में लगता है हमारे बीच कुछ हो पाएगा? इरा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्यों? कुछ लड़कियों को खुद से छोटे लड़के ही पसंद आते हैं ताकि वो उनका फायदा उठा सकें। ये बात सुनकर ध्रुव ने सायरा की तरफ देखना बंद कर दिया था, लेकिन इरा अभी भी उस तरफ देख रही थी। तभी अचानक उसे कोई देखा और चौंकते हुए इरा ने कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? की हैरानी देखकर ध्रुव ने भी पलटकर देखना चाहा कि आखिर इरा किसकी बात कर रही थी। उसने पलटकर इरा से पूछा, किसकी बात कर रही हो तुम? ध्रुव का सवाल सुनकर इरा ने उस लड़की की ओर इशारा किया जिसे देखकर वो हैरान हो गई थी। तभी ध्रुव ने देखा कि इरा एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी लड़की की तरफ इशारा कर रही थी। वो लड़की इस वक्त पेड़ से टिककर खड़ी थी। उसकी कमर के पास एक तलवार रखी थी और वो लड़की बाकी लड़कियों से कुछ ज्यादा ही लंबी थी। उसकी लंबी टांगे देखकर ध्रुव एक पल के लिए सायरा तक को भूल गया था। ध्रुव को जैसे ही समझ आया कि ये लंबी टांगों वाली लड़की कौन थी, उसने चौंकते हुए इरा से कहा, सानवी? लेकिन ये तो ट्रेनिंग के लिए एकेडमी गई थी ना, वहां से कब वापस आई? ये देखकर कि ध्रुव उसे जानता था, मुस्कुराते हुए इरा ने कहा, ध्रुव इस बार तो तुम्हारी खैर नहीं। ध्रुव ने इरा की बात सुनते हुए अपना सर पकड़ लिया था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़की पागल है इरा। एक बार मैंने गलती से उसे नहाते हुए देख लिया था। दरअसल हुआ ये था कि मैं खुद तालाब में नहाने गया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये मैडम पहले से वहां नहा रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा वो तलवार लेकर मेरे पीछे भागी थी। बाप रे, उस पूरे साल मैं उससे अपनी जान बचाते हुए दूर भाग रहा था। उसकी बात सुनते हुए इरा ने उससे कहा, ऐसे किसी भी लड़की को नहाते देखोगे तो वो तुम्हारी जान के पीछे ही तो पड़ेगी। ये कहकर इरा मुस्कुराने लगी, लेकिन ध्रुव की मुस्कान तो गायब हो गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, और इत्तेफाक देखो, वो बहन निकली भी तो किसकी? मेरे सबसे प्यारे दोस्त सनी की। सनी का आधा गुस्सा तो उसकी बहन की वजह से ही है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे दोनों बिल्कुल नहीं जमते। दोनों से थोड़ी दूर खड़ी सानवी ने ध्रुव और इरा को बात करते हुए देख लिया था। फिर दोनों से बात करने के लिए वो चलकर उनके पास गई। उसे अपनी ओर आता देख ध्रुव को थोड़ा गुस्सा आया। तभी ध्रुव के पास आते हुए सानवी ने उससे कहा, कैसे हो ध्रुव? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी। सुना है तुम्हारी शक्तियां वापस आ गई हैं। लेकिन ध्रुव को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बिना सानवी की तरफ देखे उससे कहा, तुम्हें उससे क्या करना? उसके बोलने के अंदाज से सानवी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उसने ध्रुव से कहा, आज भी तुम्हारी जुबान में वैसी ही धार है जैसी पहले हुआ करती थी। लगता है 3 सालों में तुम कुछ भी नहीं सीखे। ये सुनकर ध्रुव गुस्से से लाल हो गया था। उसने सानवी की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी तो नहीं बदली, तब भी चुड़ैल थी और अभी भी हो। ध्रुव की बात सुनकर सानवी ने अपना हाथ तलवार के पास ले जाते हुए कहा, लड़ना चाहते हो क्या? तो आ जाओ मैदान में। वैसे तुमने सही कहा, मैं बिल्कुल नहीं बदली। 3 साल पहले भी मैं तुम्हें हरा सकती थी और आज भी हरा सकती हूँ। ध्रुव ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसकी यूनिफॉर्म को देखा, जिसमें 3 सुनहरे सितारे लगे हुए थे। इन 3 सितारों का मतलब था कि सानवी एकलव्य रैंक की 3 सितारे वाली लड़की थी। ये उसे एकेडमी जाने से मिले थे। ये देखते हुए कि ध्रुव की नजर उसके कपड़ों पर जा रही थी, सानवी ने उससे कहा, क्या देखना चाह रहे हो? जिसके जवाब में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सितारे दूसरों के देखने के लिए ही तो लगे हैं, देख नहीं सकता? ये सुनकर सानवी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी तो। ये कहते हुए उसने आखिरकार अपनी कमर पे लटकी तलवार मयान से निकाल दी। चमकती हुई तलवार को ध्रुव के सामने लाते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी जुबान काटने से पहले एक बार भी सोचूंगी? चेहरे से लगी हुई तेज धार वाली तलवार देखते हुए ध्रुव ने सानवी से कहा, फिलहाल तो तुम सोच ही रही हो। ये बात कहकर ध्रुव अपने हाथों को गोल घुमाने लगा, जिससे धूल का एक गोला उसके हाथ पर बनने लगा। उसे एकलव्य रैंक की 3 सितारे वाली सानवी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी कि इरा ने अचानक ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम्हारे बाबा आ गए हैं। इरा की बात पर सानवी ने पलट कर देखा कि शौर्य दल के लीडर और ध्रुव के पिता अरेंद्र मैदान में आ गए थे। चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए सानवी ने ध्रुव से कहा, हर बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी ध्रुव। ये कहकर उसने तलवार वापस मयान में रख दी। उसके बाद वो इरा की तरफ देखने लगी और उससे कहा, इरा तुम बहुत होनहार हो और इसलिए तुम्हें कुछ लोगों से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो तुम भी बुरी आदतों में फंस जाओगी। क्या पता एक रात तुम्हारी शक्तियां भी कम होने लगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट थी, जिसके जवाब में इरा ने कहा, तुम्हारी नसीहत के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे ध्रुव का साथ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे। इरा की बात सुनकर सानवी के चेहरे का रंग उड़ सा गया था। वहां से जाने के पहले उसने इरा से कहा, एक बार तुम मैसेडोरिया से बाहर निकलोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि कितने लोग इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उनसे मिलकर तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा। लेकिन उसकी बात को बीच में ही काटते हुए इरा ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो सानवी, और मेरे ख्याल तुमसे बहुत अलग है। अपनी बात खत्म ना करने की वजह से सानवी और नाराज हो गई थी। वो समझ गई थी कि उन दोनों से बात करने का कोई मतलब नहीं था।
इसलिए उसने दोनों की तरफ गुस्से भरी नजर से देखा और वहां से चली गई। नाराज हो चुकी सानवी को जाते हुए देख ध्रुव ने एक राहत की सांस ली और उसका गुस्सा भरा चेहरा वापस नॉर्मल हो गया। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी फुसफुसाहट सुनकर इरा खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। हंसते हुए उसने ध्रुव की तरफ देखा और कहा, सच कहूं तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया जो वो तुमसे इतनी चिढ़ी रहती है। मैं ये बात मान रही हूँ कि तुमने एक बार उसे नहाते देख लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी नाराजगी की वजह कुछ और ही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? इस पर ध्रुव ने जवाब देते हुए कहा, मुझे कैसे मालूम होगा? ये कहते हुए ध्रुव ने अपने कंधे झटक कर देखा कि उसके पिता भी उसकी तरफ चलकर आ रहे थे। उन्होंने ध्रुव के करीब आकर उससे पूछा, ध्रुव बेटा सब ठीक तो है ना? मुझे यहाँ सानवी खड़ी दिखी थी, कहाँ गई वो? अरेंद्र की बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, सब ठीक है बाबा, बस उस लड़की को देखकर मेरा खून खौल जाता है। तभी अरेंद्र ने उसे समझाने की कोशिश की, अगर ऐसा है तो फिर तुम उससे दूर ही रहा करो। उसका गुस्सा बचपन से ही बहुत बुरा है और अब तो वो एकलव्य रैंक की 3 सितारे वाली हो गई है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम दोनों की लड़ाई में हार किसकी होगी, और वो सानवी तो बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि वो दल के बुजुर्ग की पोती है, इसलिए मैं भी उसे सजा नहीं दे सकता। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे लग रहा था कि वो सानवी को हरा सकता था, लेकिन पिता का अपमान न करते हुए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर अरेंद्र ने लाल कपड़ों में खड़ी सायरा दरबार की ओर इशारा करते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये कहकर अरेंद्र ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और उसे सायरा से मिलवाने के लिए चल पड़े। चलते चलते उन्होंने कहा, यह है नीलामी की रानी सायरा दरबार, मैं अमृतधारा इनके पास से ही लाया था। फिर जैसे ही वो सायरा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, सायरा कैसी हो तुम? अरेंद्र की आवाज सुनकर लाल कपड़ों में खड़ी खूबसूरत आंखों वाली सायरा ने पलट कर देखा कि अरेंद्र किसी लड़के के साथ खड़े थे। उस लड़के को देखकर सायरा को ऐसा लगा जैसे शायद वो उसे पहले से जानती थी। इस वक्त ध्रुव की नजरें सायरा के खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। ये देखते हुए सायरा ने ध्रुव से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने सिर्फ 1 साल में 4 सितारों की छलांग लगाई है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये पूरे मैसेडोनिया के लिए खबर बन गई है। सच बताओ, आखिर ये तुमने किया कैसे? ध्रुव ने उसकी बात पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह सब पिताजी की अमृतधारा का कमाल है, इसके लिए आपका शुक्रिया। ये सुनकर सायरा के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी कम हो गई थी। वो सोच रही थी कि 1 साल में 4 सितारे हासिल करना एक बहुत बड़ा कमाल था। और रही अमृतधारा की, तो उसने खुद अमृतधारा को चेक किया था, इसलिए वो जानती थी कि अमृतधारा ने ध्रुव की मदद जरूर की होगी, लेकिन 4 सितारे सिर्फ उसकी वजह से। ये बात सायरा को हजम नहीं हो रही थी। ये देखकर कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, अरेंद्र ने आसमान की ओर देखा और ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यूथ सेरेमनी शुरू होने वाली है और मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। वादा करो कि तुम मेरा सिर फक्र से और ऊंचा कर दोगे। उनकी बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद अरेंद्र वहां से चले गए। सायरा भी उनके पीछे वहां से जाने लगी, लेकिन उसने जैसे ही ध्रुव की आंखों में देखा, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो कुछ सोचने लगी थी। सालों बोलियां लगवाने के बाद सायरा की नजरें बहुत पैनी हो चुकी थी। वो किसी की भी आंखों में देखकर सच का पता लगा सकती थी, लेकिन ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी तालाब के पानी में होती है। सायरा ने सोचा कि इतनी छोटी उम्र में अपने जज्बातों को काबू में रखना कोई आम बात नहीं थी। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ध्रुव मंच के नीचे खड़ा एक लड़के को मंच के ऊपर जाते हुए देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि यूथ सेरेमनी आखिर शुरू हो गई थी। हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ ध्रुव ने कहा, ये यूथ सेरेमनी में तो बहुत ऊब जाता है आदमी। ये बात सुनकर उसके बगल में मौजूद इरा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये सेरेमनी पुरखों से चली आ रही है और इसे कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कोई इसे रोकने की हिम्मत करेगा। ध्रुव ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और चुपचाप सेरेमनी देखने लगा। कुछ देर सेरेमनी देखने के बाद ध्रुव को नींद आने लगी थी। उसकी आंखें बंद होने ही वाली थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई उसे देख रहा था। उसने आंख खोलकर देखा कि मंच के दाईं ओर सनी खड़ा होकर उसे ही घूर रहा था। उसके चेहरे से उसकी जलन साफ समझ आ रही थी, लेकिन उसे जैसे ही समझ आया कि ध्रुव ने उसे ऐसा करते देख लिया था, उसने अपनी नजरें घुमाते हुए खुद से कहा, थत तेरी की। तभी ध्रुव ने सनी से नजर हटाते हुए उसके बगल में खड़ी सानवी को देखा। ध्रुव की नजर सानवी की लंबी टांगों पर जा ही रही थी कि अचानक सानवी ने उसे अपनी ओर देखते हुए पकड़ लिया। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर ध्रुव तुरंत मंच की तरफ देखने लगा। ये देखकर इरा मुस्कुराने लगी। वो चाहकर भी ध्रुव को रोक नहीं पा रही थी। लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए ध्रुव एक बार फिर सेरेमनी देखने लगा था। देखते ही देखते जैसे ही एक बार फिर उसकी आंख लगने वाली थी, तभी उसकी बारी आ गई। मंच से ध्रुव का नाम सुनने के बाद सारे मेहमान और बाकी दलों के लोग ध्रुव की ओर देखने लगे। सारे दल इस यूथ सेरेमनी में आए ही इसलिए थे कि वो ध्रुव को देख पाए। ध्रुव ने पिछले कुछ दिनों से मैसेडोनिया में हलचल मचा दी थी, जिसकी खबरें सभी के पास पहुंच रही थी। इसलिए सब ये देखना चाहते थे कि जो खबर उन्हें मिल रही थी वो सच थी या महज एक अफवाह। नाम लिए जाने के बाद ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि सब उसे ही देख रहे थे। ये देखकर उसने अपना सर हिलाया और उठकर मंच पर जाने लगा। यूथ सेरेमनी का संचालन शौर्य दल के दूसरे सबसे बड़े बुजुर्ग कर रहे थे।
वैसे तो उन्होंने कभी ध्रुव का साथ नहीं दिया था, लेकिन ध्रुव के पिछले नतीजे के बाद उन्हें ध्रुव से अब उम्मीद होने लगी थी। झुर्रियों वाली आंखों के साथ वो ध्रुव को देख रहे थे। ध्रुव अरेंद्र का बेटा तो था ही, लेकिन उसने दल के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। फिर बुजुर्ग ने अपनी छड़ी से घुटनों पर बैठे ध्रुव के दोनों कंधों को बारी बारी से छुआ। उसके बाद उन्होंने किसी मंत्र का जाप किया और ध्रुव के सर पर अपना हाथ रख लिया था। कुछ मिनट उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया था तो बोर होकर ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जैसे ही बुजुर्ग ने अपना हाथ उसके सर से हटाया, ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। तभी उसे अपने माथे पर जलन महसूस होने लगी और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस बुजुर्ग ने ये कैसे किया। फिर बुजुर्ग ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, अब बारी है ध्रुव के टेस्ट की। ये कहकर उन्होंने अपने बगल में रखे शक्ति स्तंभ की तरफ इशारा किया। ध्रुव अच्छी तरह से जानता था कि बुजुर्ग क्या कहना चाहते थे। ये टेस्ट पिछले टेस्ट जैसा ही था। पिछले टेस्ट की वजह थी दल के सबसे होनहार लोगों को बाकियों से अलग करना, और इस वक्त यहाँ शौर्य दल के जितने भी लोग मौजूद थे सब 7 सितारों के ऊपर ही थे। यूथ सेरेमनी का टेस्ट पिछले टेस्ट से ज्यादा सही था, क्योंकि ये टेस्ट खुद शौर्य दल के महादक्ष रैंक के बुजुर्ग करने वाले थे। ये दिखाता था कि लोगों के लिए यूथ सेरेमनी कितना जरूरी था। जैसे ही बुजुर्ग ने आवाज लगाई, वहां मौजूद सारे सुस्त लोग मंच की ओर ध्यान देने लगे। मुख्य मंच के बगल में मेहमानों के लिए भी एक छोटा मंच बनाया गया था। वहां बैठे सब लोग ध्यान से ध्रुव की तरफ देख रहे थे। वो सभी ये जानना चाह रहे थे कि ध्रुव सचमुच 7 सितारों तक पहुंच गया था या नहीं। लोगों को याद था कि 4 साल पहले भी ध्रुव के नतीजों ने सबको हिलाकर रख दिया था, लेकिन पिछले 3 सालों से किसी ने भी ध्रुव के बारे में अच्छा नहीं सुना था। 3 साल पहले जो लड़का मैसेडोरिया की शान था, वो एक बार फिर मंच पर अपना टेस्ट देने आया था। न जाने इस बार नतीजा क्या होने वाला था। ग्राउंड में मौजूद सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव धीरे धीरे शक्ति स्तंभ की ओर बढ़ा। उसे देखकर महादक्ष रैंक के बुजुर्ग आगे आए और उन्होंने अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखने के लिए उठाया। ऐसा करके वो सबको बताना चाह रहे थे कि शक्ति स्तंभ अभी भी सही नतीजे दे रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव का नतीजा सुनने के बाद कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया था कि शायद स्तंभ पुराना हो गया था और इसीलिए सही नतीजे नहीं दे रहा था। स्तंभ के सामने अपना हाथ लाते हुए बुजुर्ग ने स्तंभ पर अपना हाथ रखा और नतीजा देखकर सबको भरोसा हो गया था कि कम से कम स्तंभ तो बिल्कुल सही काम कर रहा था। लेकिन सच तो यह था कि बुजुर्ग खुद भी स्तंभ को चेक करना चाहते थे। ध्रुव के 7 सितारे देखने के बाद वो भी हैरान रह गए थे। इतने हैरान कि उन्होंने अरेंद्र से सेरेमनी के पहले कहा था कि इस बार की यूथ सेरेमनी उनकी निगरानी में होगी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ध्रुव के इतने अच्छे नतीजे के पीछे उसके पिता की कोई साजिश तो नहीं थी। वैसे तो वो अरेंद्र को बहुत सालों से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें यह शक था कि शायद अपने बेटे की हालत देखकर ध्रुव के पिता पिघल गए थे और कुछ ऐसा कर रहे थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। बुजुर्ग की झुर्रियों वाली आंखों से नजर हटाते हुए ध्रुव ने अपना हाथ उठाकर धीरे से स्तंभ पर रखा। जैसे ही ध्रुव ने अपना हाथ स्तंभ पर रखा, सानवी नतीजा जानने के लिए बेचैन होने लगी और इसी बेचैनी में उसने पीछे मुड़कर अपने भाई सनी से सवाल किया, क्या सच में ये 7 सितारों तक पहुंच गया है? सानवी ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि वो 2 दिन पहले ही मैसेडोरिया वापस लौटी थी। उसने एकेडमी से तो कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी, लेकिन वो पिछले टेस्ट को नहीं देख पाई थी और इसीलिए ध्रुव के नतीजे पर शक कर रही थी। अपनी बहन के मुंह से ध्रुव का जिक्र सुनते ही सनी ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उसने चीटिंग की थी, नहीं तो कैसे कोई 1 साल में 4 सितारों की छलांग मार सकता है। सानवी समझ गई थी कि सिर्फ वो ही नहीं थी जिसे ध्रुव के नतीजे पर शक था, बल्कि उसके जैसे बहुत से और लोग भी थे, जिनमें से एक उसका भाई सनी भी था। तभी सानवी ने गुस्से में ध्रुव की तरफ देखते हुए खुद से कहा, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नतीजा नहीं देख लेती तब तक पिछले नतीजे पर भरोसा नहीं करूंगी। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद उसने कहा, ध्रुव ने अगर पिछली बार चीटिंग की भी थी तो इस बार वो महादक्ष बुजुर्ग के चेक किए हुए स्तंभ से बच नहीं पाएगा। और इसके पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने स्तंभ पर चमकते हुए शब्द देख लिए। स्तंभ को देखने के बाद वो कुछ कह नहीं पाई। मंच पर रखे गए शक्ति स्तंभ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, 0 रैंक 8 सितारे। ये देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग अचानक शांत हो गए। कुछ देर पहले मैदान में जो हलचल मची हुई थी वो अब सन्नाटे में बदल गई थी। सबकी आंखें ध्रुव के नतीजे पर ही गड़ी हुई थी। मंच के बगल में जो छोटा मंच था जिसे मेहमानों के लिए बनाया गया था, वहां से चाय के प्यालों के गिरने की आवाज आई। वहां बैठे लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वो लोग यहाँ ये देखने आए थे कि क्या ध्रुव सचमुच 7 सितारों तक पहुंच गया था। लेकिन शक्ति स्तंभ पर 8 सितारे देखकर सभी के चेहरों पर 12 बचे हुए थे। 1 साल में 4 सितारों की छलांग अब 1 साल में 5 सितारों की छलांग बन गई थी। इस स्पीड को सिर्फ एक ही शब्द में बयां किया जा सकता था और वो शब्द था अद्भुत। आपस में फुसफुसाते हुए मेहमानों ने एक दूसरे से कहा, शौर्य दल ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। वो लोग सोच रहे थे कि शौर्य दल का एक लड़का जो पिछले 3 सालों से 3 सितारों पर अटका हुआ था, अचानक से 8 सितारों पर पहुंच गया था। इसका मतलब साफ था कि शौर्य दल का भविष्य सही हाथों में था। ये सुनकर किसी दूसरे मेहमान ने कहा, इस स्पीड से तो ये 10 साल में शक्ति सम्राट बन जाएगा। ये सुनते ही सारे मेहमानों के मुंह से एक आह निकल गई।
सब जानते थे कि अगर वुहान साम्राज्य के किसी भी दल में कोई शक्ति सम्राट रैंक तक पहुंच गया तो ये उस दल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो दल बाकी दलों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। साम्राज्य के 3 सबसे बड़े दल यानी दरबार परिवार, जयान परिवार और शिराज परिवार के साथ शायद शौर्य दल का नाम भी जुड़ जाए, क्योंकि पूरे वुहान साम्राज्य में शक्ति सम्राट रैंक के सिर्फ कुछ ही लोग थे। जब कोई 0 रैंक वाला शक्ति सम्राट रैंक पर पहुंचता तो इसका मतलब था कि वो आसमान से लेकर समंदर तक को हिला देने की ताकत रखता था। वो अकेले ही 10,000 लोगों से लड़ सकता था और ऐसे आदमी या औरत से कोई दल पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो नतीजा क्या होगा। करीब 300 साल पहले एक बहुत बड़ी जंग के दौरान वुहान साम्राज्य के इकलौते शक्ति सम्राट के परिवार को मार दिया गया था। गुस्से में आकर उस शक्ति सम्राट ने अकेले 10,000 योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद दोनों साम्राज्यों ने जंग रोकने का फैसला किया और उस शक्ति सम्राट को शांत करने में लग गए थे। उस दिन से लेकर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई किसी शक्ति सम्राट को नाराज करे। साथ ही साथ वो लोग एक शक्ति सम्राट की काबिलियत भी अच्छे से जानते थे, इसलिए सभी लोग ध्रुव के नतीजे को देखकर शौर्य दल से मन ही मन जल रहे थे। वहीं मंच पर बैठे अरेंद्र ने भी स्तंभ पर लिखे सुनहरे शब्दों को पढ़ा और इस बात की खुशी मनाई कि उन्होंने एक शेर को पैदा किया था, वो शेर जो शायद पूरे दल की तकदीर बदलने वाला था। उन्होंने अपनी परवरिश पर नाज करते हुए खुद से कहा, मेरा बेटा एक दिन पूरे मार्कस में मेरा नाम रोशन करेगा। अरेंद्र ध्रुव को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें याद था जब ध्रुव बहुत छोटा था तो उनकी तरफ ऐसे देखता था जैसे अरेंद्र उसके पिता नहीं बल्कि कोई अनजान आदमी थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ध्रुव की अपने पिता से नजदीकियां बढ़ती गईं। गुजरे हुए वक्त को याद करते हुए अरेंद्र की आंखें नम हो गईं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनका बेटा किन हालातों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचा था। तभी उन्हें देखते हुए सायरा दरबार ने उनसे कहा, अरेंद्र जी, आपका बेटा सचमुच बहुत खास है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका बेटा काबिल के साथ साथ बहुत कामयाब भी होगा। उसमें कुछ ऐसी बात तो है जो मैंने किसी और में नहीं देखी। ये सुनकर अरेंद्र की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई और उन्होंने खुश होते हुए सायरा को जवाब दिया, ये लड़का बहुत अजीब है। कभी कुछ ऐसा कर देता है कि सब हैरान हो जाते हैं और कभी कुछ ऐसा कि सब परेशान हो जाते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा 3 साल से उसकी शक्तियां बढ़ ही नहीं रही थी और सभी ने ये मान लिया था कि ध्रुव का सफर शायद लंबा नहीं था, लेकिन मेहनत और सच्चाई का नतीजा देखो। एक बार फिर ध्रुव ने अपने हुनर से सबको साबित कर दिया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। ये सुनकर सायरा मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। वो नहीं जानती थी कि ध्रुव की शक्तियां रहेंगी या फिर से चली जाएंगी, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक चीज मायने रखती थी और वो थी ध्रुव की काबिलियत, जिसकी वो मन ही मन फैन हो गई थी। उसने मंच पर खड़े ध्रुव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया था। उसने सोचा वो शौर्य दल से अपनी नजदीकियां बढ़ाएगी ताकि वो ध्रुव के और करीब आ सके। मंच से थोड़ी दूरी पर सानवी हैरान होकर शक्ति स्तंभ को देख रही थी। उसकी सांसें बढ़ने लगी थी। फिर अचानक उसने सनी को चिल्लाते हुए कहा, तुम तो कह रहे थे इसके पास 7 सितारे हैं, तो फिर ज्यादा कैसे निकल गए? इस पर सनी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, पिछले महीने तो 7 ही थे, लेकिन पता नहीं 8 कैसे हो गए। आखिर ये ऐसा कर क्या रहा है जो इतनी जल्दी इसके सितारे बढ़ रहे हैं? ये देखते हुए कि सनी भी इस बात से उतना ही चौंक गया था जितना कि खुद सानवी चौंक गई थी, उसने सनी से कहा, महीने भर से 7 सितारे से 8 सितारे होना कैसे मुमकिन है? वो तो 3 साल पहले भी इतना तेज नहीं था। 1 साल में 5 सितारों की छलांग, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ रहा है। इस रफ्तार से तो वो कुछ ही वक्त में हमारी एकेडमी की सबसे ताकतवर मैडम की बराबरी करने लगेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बहन की बात का जवाब देते हुए सनी ने कहा, मुझे कैसे पता होगा? ध्रुव के नतीजे से सनी भी परेशान हो गया था। उसने परेशानी में इरा की तरफ देखा, जो इस वक्त ध्रुव को देखकर बहुत खुश दिख रही थी। वो तो खुशी के मारे तालियां भी बजा रही थी। ये देखते हुए सनी ने बहुत ज्यादा गुस्से में कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सनी इरा को दिल से पसंद करता था, लेकिन इरा उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करती थी। इस वक्त सनी के दिल में जलन की आग धधक रही थी। उसने इसी आग में ध्रुव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कुछ हासिल करने की खुशी थी। ध्रुव ने इसी खुशी के साथ महादक्ष बुजुर्ग से पूछा, महादक्ष जी, क्या मेरा टेस्ट खत्म हुआ? उसने ये सवाल धीमी आवाज में पूछते हुए अपना हाथ स्तंभ से हटा लिया था। जैसे ही उसने ऐसा किया, बुजुर्ग ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा टेस्ट? हाँ, तुम्हारा टेस्ट पूरा हुआ। वो बुजुर्ग इस वक्त खोए हुए थे। वो इस बात के सदमे में थे कि आखिर ध्रुव ये नामुमकिन काम कैसे कर पा रहा था। वो हर टेस्ट में दूसरों को चौंकाने में कामयाब हो रहा था। बुजुर्ग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि ध्रुव ने 1 साल में 5 सितारे कैसे हासिल कर लिए थे, लेकिन सच्चाई को अपने सामने देखकर उन्हें यह मानना ही पड़ा कि ध्रुव ने ऐसा कर दिखाया था। स्तंभ पर ये सुनहरे शब्द गायब हो गए थे, लेकिन शब्दों के गायब होने के बाद भी वहां मौजूद लोगों की हैरानी अभी भी बरकरार थी। अब तक ट्रेनिंग ग्राउंड में एक सन्नाटा था, सिवाय इरा के, जो खुशी से बैठकर ताली बजा रही थी। फिर दूसरों को सदमे से उबारने के लिए बुजुर्ग ने अपनी खराश भरी आवाज में कहा, सब लोग ध्यान दीजिए,
टेस्ट खत्म हो चुका है। अब हर बार की तरह यहाँ मौजूद कोई भी कम रैंक वाला किसी ज्यादा रैंक वाले को चैलेंज कर सकता है। क्या कोई आगे आकर ऐसा करना चाहता है? ये कहकर वो वहां मौजूद सभी लोगों को देखने लगे। वैसे तो ये चैलेंज महज एक फॉर्मेलिटी था, लेकिन ये सभी के लिए एक सुनहरा मौका था सभी दलों के सामने अपना लोहा मनवाने का। बुजुर्ग का ऐलान सुनते ही वहां मौजूद लोगों में बात होने लगी। कुछ देर पहले जो सन्नाटा ग्राउंड में छाया हुआ था, उसके बिल्कुल उल्टा अब हर तरफ से आवाजें आ रही थी। सब आपस में कुछ ना कुछ बात कर रहे थे। कोई कहता कि वो ध्रुव को चैलेंज करेगा, कोई कहता किसी और को, और कोई सिर्फ ध्रुव की वाहवाही में लगा था। लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ध्रुव या किसी और से कुछ कहे, क्योंकि सब जानते थे कि यह मुकाबला बहुत कठिन होना था। वहां मौजूद लगभग सभी लोग 7 सितारों से ज्यादा वाले ही थे। इसका मतलब था कि सबके पास अपनी ताकत थी और सबकी अपनी उम्दा तकनीकें भी। और जो पहले ध्रुव को चैलेंज करने का सोच भी रहे थे, वो उसका नतीजा देखकर उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कोई भी खुद को इतना काबिल नहीं समझ रहा था कि ध्रुव से लड़ पाए। वहीं ध्रुव अभी भी मंच पर ही खड़ा था। उसे यकीन था कि कोई सरफिरा तो उसे चुनौती देगा। पिछले टेस्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और इस बार ध्रुव इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वो खुद दूसरों की तरफ देख रहा था, लेकिन वो जिसे भी देखता वो अपनी नजरें घुमा लिया करते। ये देखकर ध्रुव ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, सब डरपोक है। अरे कोई तो आगे आओ, 3 साल की भड़ास भरी है, कोई आगे नहीं आया तो बाहर कैसे निकालूंगा। भीड़ में शायद किसी ने उसकी बात सुन ली थी, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद सनी था। सनी ने अपना सर उठाते हुए हिम्मत जुटाई और आगे आना शुरू किया। वो मंच के पास आ ही गया था कि अचानक एक हाथ ने उसे रोक लिया। सनी ने मुड़कर देखा तो वो हाथ सानवी का था। सनी को समझ नहीं आया कि आखिर उसकी बहन उसे क्यों रोक रही थी। उसने सानवी से पूछा, क्या हो गया, क्यों रोक रही हो मुझे? ये सुनकर उसकी बहन ने तुरंत सनी को जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे उसके पास 8 सितारे हैं, कैसे जीत पाओगे उससे? सबके सामने तुम्हारी और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बेहतर यही होगा कि तुम ध्रुव को चैलेंज करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अपनी बहन की चिंता भरी आवाज सुनकर सनी कुछ पल के लिए तो रुक गया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इरा पर पड़ी, जिसके चेहरे पर ध्रुव के 8 सितारों का गर्व था और जो फिलहाल ध्रुव को प्यार भरी नजरों से देख रही थी, सनी इरा की उस नजर को तरस गया। अपने दांत पीसते हुए सनी ने सानवी का हाथ झटकते हुए गुस्से के साथ कहा, तो क्या हुआ, मुझे 8 सितारे मिले 1 साल बीत गया है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे हरा पाएगा? उसे तो 8 सितारे अभी अभी मिले हैं। सानवी ने अपने भाई की बात सुनी थी और उसकी जिद भी देख ली थी। वो समझ पा रही थी कि उसके भाई के गुस्से की वजह उसकी जलन थी। सानवी ने सनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रही। अब जब सनी ने ध्रुव को चैलेंज करने का मन बना ही लिया था, तो सानवी ने एक छोटे से थैले में से एक हरे रंग की गोली निकाली। उसने अपने आसपास एक नजर घुमाई कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। इस बात का भरोसा होने पर उसने वो गोली चुपके से सनी को पकड़ा दी। सनी के गोली पकड़ते ही उसने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, यह लेवल 2 की गोली है, इसे करिश्माई शरबत से बनाया गया है। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर कुछ देर के लिए एकलव्य रैंक की शक्तियां आ जाएंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसका साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हें शायद अगला महीना बिस्तर पर लेटे लेटे गुजारना पड़ेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल तब तक मत करना जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। सानवी की बात सुनकर सनी की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। उसने उस हरी गोली को देखते हुए कहा, इस गोली की मदद से मैं ध्रुव को उसकी असली जगह दिखा दूंगा। सनी ध्रुव को चैलेंज करने के लिए तैयार था, और उसकी जिद के बारे में सुनकर सानवी ने सनी से कहा, ध्यान रखना कि उसे इतना घायल मत कर देना कि तुम्हें दादाजी भी ना बचा पाए। ध्रुव अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। यह सुनकर सनी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ। ये कहते हुए सनी की आवाज में एक गुरूर था। ये गुरूर इस बात का था कि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो ध्रुव को हराकर सनी का नाम पूरे शौर्य दल में रोशन कर देगी। उसी गुरूर के साथ मुस्कुराते हुए सनी ने इरा की तरफ देखा और खुद से कहा, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा इरा, चाहे इसके लिए मुझे ध्रुव को हराना ही क्यों ना पड़े। फिर आगे बढ़ते हुए सनी ने अपना हाथ उठाया और मंच की ओर चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं ध्रुव। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए थे और उनकी नजर सनी पर चली गई। सब ये देखना चाह रहे थे कि आखिर कौन ध्रुव को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा था। सबका ध्यान अपनी ओर खींचने पर सनी के चेहरे पर गुरूर साफ दिखाई दे रहा था। उसे आज तक इतने सारे लोगों को इंप्रेस करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज उसने सोचा कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। वो आगे सिर्फ मैसेडोरिया ही नहीं बल्कि पूरे मार्कस को बता देना चाहता था कि वो ध्रुव से बहुत ज्यादा ताकतवर था। सनी को मंच पर आते देख बुजुर्ग के माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने मेहमान कक्ष में बैठे दूसरे बुजुर्ग की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी झलक रही थी। वो सनी के इस फैसले से नाराज थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि ध्रुव अब कमजोर नहीं था। लेकिन सनी ने बुजुर्ग के चेहरे पर परेशानी नहीं देखी और मुस्कुराते हुए मंच पर चढ़ गया। मंच पर चढ़ने के बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, मैं देखना चाहता हूं कि तुम सच में लड़ भी सकते हो या सिर्फ शक्तियां ही बढ़ाते रहोगे। ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन सनी की बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि सनी अब मंच पर पहुंच चुका था। बुजुर्ग के पास कोई और रास्ता नहीं था और इसीलिए उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, सनी ने ध्रुव को चैलेंज किया है। ध्रुव,
क्या तुम सनी का चैलेंज स्वीकार करना चाहोगे? उन्होंने जैसे ही ध्रुव से ये सवाल किया, सनी ने ध्रुव से मुस्कुराते हुए आगे कहा, तुम मेरे चैलेंज से डरकर भाग तो नहीं जाओगे ध्रुव? ध्यान रखना, इरा हम दोनों को देख रही है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम ऐसे मैदान छोड़कर भाग जाओगे। सनी के इस कॉन्फिडेंस की वजह वो हरी गोली थी जो वो अपनी आस्तीन में छुपाया हुआ था। फिर मुस्कुराते हुए उसने भीड़ में बैठी इरा की ओर देखा। वहीं भीड़ में मौजूद सनी की बहन सानवी ने अपना हाथ माथे पर मारते हुए कहा, ये पक्का ध्रुव से इरा के बारे में बात कर रहा है। मेरा भाई इतना बेवकूफ हो सकता है, पता नहीं था। तभी मंच पर खड़े ध्रुव ने सनी की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। जैसे ही ध्रुव ने सनी का चैलेंज स्वीकार किया, महादक्ष बुजुर्ग ने एक आह भरते हुए अपना हाथ हवा में लहराया। फिर जैसे ही ध्रुव और सनी लड़ने के लिए मंच से उतरने लगे, बुजुर्ग ने दोनों से कहा, इस बात का ध्यान रखना कि अपनी शक्तियों को काबू में रखना। तुम दोनों शौर्य दल के हो और हम नहीं चाहते कि कोई भी शौर्य दल का मेंबर जख्मी हो जाए। ये सुनकर ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन सनी ने बुजुर्ग की बात को नजरअंदाज कर दिया था। फिर जैसे ही दोनों मंच से उतरे तो ट्रेनिंग ग्राउंड का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। पूरे ग्राउंड में एक अजीब सन्नाटा था। सभी की नजर ध्रुव और सनी पर टिकी हुई थी। वहां मौजूद सभी लोग दोनों के मुकाबले को देखना चाहते थे, लेकिन सच तो ये था कि वो लोग सनी से ज्यादा ध्रुव को देखना चाह रहे थे, क्योंकि ध्रुव ने 3 साल बाद फिर से नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। सब सोच रहे थे कि आखिर उसकी शक्तियों का लेवल कितना हो गया था, उसने कौन सी तकनीकें सीख ली थी। क्या ध्रुव उतना ही खतरनाक था जितना सब सोच रहे थे, या फिर ये एक बहुत बड़ा झूठ था। वहीं मंच के बगल में बैठे अरेंद्र को अपने बेटे के लिए थोड़ी चिंता हो रही थी। वो जानते थे कि ध्रुव की शक्तियां बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ध्रुव को तकनीकों की प्रैक्टिस करते नहीं देखा था। इसलिए उन्हें डर था कि कहीं ध्रुव ये चैलेंज हार ना जाए, क्योंकि वो जानते थे कि सबके सामने हारना ध्रुव के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। ग्राउंड में सब जानते थे कि सिर्फ शक्तियों का होना सब कुछ नहीं था, बल्कि उन शक्तियों को तकनीकों के जरिए निकालना ही सही मायने में ताकत थी। अगर कोई क्लास 1 की तकनीक अपनाना चाहता था तो उसे ज्यादा शक्तियों की जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि वो उन तकनीकों को खुद भी सीख सकता था। लेकिन क्लास 2 की तकनीक या फिर उससे ज्यादा के लिए बहुत ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ती थी, जो किसी कम सितारे वाले के पास नहीं थी। और तो और इन तकनीकों को सीखने के लिए किसी ट्रेनर की भी जरूरत पड़ती थी। पिछले कुछ सालों में अरेंद्र ने नहीं सुना था कि ध्रुव शौर्य दल के किसी ट्रेनर के पास जा रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि ध्रुव तकनीकों का इस्तेमाल आखिर कैसे करेगा। वहीं दूसरी ओर वो ये भी जानते थे कि सनी शौर्य दल के सबसे अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहा था। उन्हें मालूम था कि सनी 8 सितारों के साथ साथ क्लास 1 की 3 तकनीकें भी सीख चुका था। इनमें से कोई भी तकनीक ध्रुव को हराने में सनी की मदद कर सकती थी। इसलिए उन्हें लगा कि ध्रुव ने शायद बिना सोचे समझे चैलेंज के लिए हाँ कर दिया था। मैदान में खड़े ध्रुव और सनी को देखते हुए अरेंद्र के बगल में बैठी सायरा ने उनसे कहा, क्या लगता है आपको अरेंद्र, क्या ध्रुव ये मुकाबला जीत पाएगा? अरेंद्र ने अपना ध्यान सायरा की तरफ करते हुए कहा, पता नहीं ध्रुव का क्या होगा। ध्रुव तकनीकों में अच्छा नहीं है, और तो और उसे अभी अभी 8 सितारे मिले हैं, जबकि सनी को 8 सितारे 1 साल पहले ही मिल गए थे। मैं ध्रुव की शक्तियों के लिए खुश हूं, लेकिन मुझे लगता है शायद ध्रुव ये चैलेंज हार जाएगा। पिता की जुबान से बेटे की हार की बात सुनकर सायरा ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ध्रुव जीत जाएगा। मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है। ये कहते हुए सायरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ध्रुव पर उसका भरोसा देखकर अरेंद्र थोड़ा चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद करता हूं तुम्हारी बात सच हो जाए सायरा। वहीं मेहमानों से दूर ध्रुव और सनी एक दूसरे के सामने खड़े थे। सनी ने जैसे ही अपनी मुट्ठी बंद की, उसके हाथ से धीरे धीरे शक्तियां बाहर आने लगी थी। फिर बिना कुछ कहे सनी तेजी से ध्रुव की ओर भागता हुआ आया और अपनी दोनों मुट्ठियों को जोड़कर ध्रुव के सामने ले आया। सूरज की रोशनी पड़ने पर उसके हाथ चमकते हुए दिख रहे थे। ध्रुव से आधे फुट की दूरी पर सनी रुका और उसने अपना दाहिना हाथ खोलकर उसका पंजा बनाया और ध्रुव के गले पर हमला किया। क्लास 1 मीडियम लेवल रैंडिंग क्लॉज। सनी का पंजा अपनी ओर आते देख ध्रुव ने अपना बायां हाथ उठाकर उस पंजे को अपने गले पर वार करने से रोका, लेकिन ध्रुव की शक्तियों के कारण सनी झटके से कुछ कदम पीछे चला गया। ध्रुव की ताकत देखकर सनी पूरी तरह से चौंक गया था, लेकिन सिर्फ सनी ही नहीं था जो ध्रुव को देखकर हैरान था, बल्कि मंच के बगल में बैठे अरेंद्र भी इस चीज को देखकर हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन उनके बगल में बैठी सायरा, जो प्याला हाथ में लेकर चाय की चुस्की ले रही थी, अरेंद्र को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये लड़का सचमुच खरा सोना है। ध्रुव की ताकत का झटका महसूस करते हुए सनी ने पूछा, ये कौन सी तकनीक है? सनी इस वक्त अपनी छाती को मल रहा था, क्योंकि ध्रुव के पलटवार से वो लाल हो गई थी। उसे देखकर ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान इस वक्त बातों में नहीं बल्कि सनी की अगली चाल पर था। सच तो यह था कि ध्रुव ने इस फायर पाम तकनीक की बहुत प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। ध्रुव को देखकर सनी गुस्से से लाल हो गया था।
उसने देखा कि ध्रुव ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए सनी ने बिना कुछ बोले ध्रुव की तरफ एक बार फिर हमला किया। सनी को अपनी ओर आता देख ध्रुव ने अपने दोनों हाथ आगे करे और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ सनी के पास आने का इंतजार किया। फिर जैसे ही सनी उसके करीब आया, ध्रुव ने अचानक अपने हाथों को मुट्ठियां बनाकर उन्हें तुरंत खोल दिया। जैसे ही उसने ये किया, उसके हाथ से एक चुंबकीय शक्ति निकली जिसने सनी को ध्रुव की ओर खींच लिया। ये तकनीक थी क्लास 2 वैक्यूम हैंड तकनीक। सनी ने जमीन पर अपने पैर गड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सनी जैसे ही ध्रुव के हाथ के पास आया, ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ बंद कर लिए, जिससे सनी थोड़ी दूर जाकर गिरा। लेकिन जमीन पर गिरने से सनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ एक बार फिर हमला किया और इस बार अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करके अपनी शक्तियों को मुट्ठियों में लाते हुए कहा, क्लास 1 हाई लेवल आयरन फिस्ट। उसके कहने पर जैसे ही उसकी दोनों मुट्ठियां टकराई, उनमें से एक तेज हवा का झोंका सा निकला। सनी जानता था कि अगर वो इस बार ध्रुव के कंधे पर वार करेगा तो ध्रुव उसे शायद ना रोक पाए। ध्रुव का ध्यान इस वक्त उस तेज हवा के झोंके पर था जो उसकी ओर ही आ रहा था। आयरन फीस्ट एक हाई लेवल तकनीक थी जिसमें ज्यादा शक्तियों की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे आजमाने के लिए कम से कम 7 सितारों की जरूरत होती है। फिर जैसे ही ध्रुव को वो तेज हवा का झोंका अपने चेहरे पर महसूस हुआ, ध्रुव समझ गया कि सनी उस झोंके के पीछे छिपकर हमला करने वाला था। इसलिए ध्रुव ने अपने दोनों हाथ आगे लाते हुए कहा, क्लास 2 फायर पाम। फिर जैसे ही सनी की आयरन फीस्ट वाली मुट्ठियां ध्रुव के फायर पाम वाले हाथों से टकराई, मैदान में एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से वहां मौजूद सभी लोग डर गए थे। फिर जैसे जैसे धमाके का धुआं छटना शुरू हुआ, लोगों ने देखा कि सनी ध्रुव से तकरीबन 10 मीटर दूर एक पत्थर के पास गिरा हुआ था। उसका चेहरा धमाके से काला हो गया था और वो बेहोशी की हालत में लग रहा था। फिर जैसे ही उसे एक पल का होश आया और उसने खांसना शुरू किया, उसने खांसने पर महसूस किया कि खांसते हुए उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखकर गुर्राते हुए वो फिर से बेहोश हो गया। फिर ध्रुव सनी के पास चल कर आया और उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देख उससे कहा, तुम हार गए सनी। उसके बाद ध्रुव वहां से जाने लगा। तभी अचानक मैदान में मौजूद भीड़ जैसे पागल हो गई। सभी ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था। कोई ध्रुव की ताकत के बारे में बात करता तो कोई उसकी काबिलियत के बारे में। इन बातों के बीच शौर्य दल की जवान पीढ़ी सनी को खून की उल्टियां करते देख रही थी। वो सब जानते थे कि सनी कोई मामूली लड़का नहीं था। इरा के अलावा उसे कोई हरा नहीं पाया था और अब ध्रुव था जिसने उसे सबके सामने हरा दिया था। ये नतीजा देखकर सभी चौंक गए थे। वहां भीड़ में खड़ी सानवी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आखिर ध्रुव ने उसके भाई को कैसे हरा दिया था, वो भी इतनी जल्दी। फिर गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसने कहा, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन ये इतना ताकतवर आखिर हुआ कैसे और उसे ये तकनीक सीखने का वक्त कब मिला। सानवी इस बात से हैरान थी कि ध्रुव ने जो तकनीक इस्तेमाल की थी उसके लिए 7 सितारे पाना जरूरी था और 7 सितारे तो ध्रुव को महीने भर पहले ही मिले थे। इसका मतलब ये था कि ध्रुव ने सिर्फ 1 महीने के अंदर इन तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। इस बात को सोचकर सानवी का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं मंच के बगल में बैठी सायरा दरबार ध्रुव के नतीजे से बहुत खुश थी। उसे इस बात का अंदाजा था कि ध्रुव में कुछ तो ऐसी बात थी जो बाकी सबसे अलग थी। उसने मुस्कुराते हुए अरेंद्र से कहा, ध्रुव सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि उसकी तकनीकें भी बहुत आगे पहुंच गई हैं। उसे देखकर लगता है कि उसने इन तकनीकों की काफी प्रैक्टिस की है। मुझे तो लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे थे कि उसकी तकनीक कमजोर है। सायरा की बात सुनकर अरेंद्र भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। वैसे उनकी बात सच थी। तकनीक सीखने के लिए एक ट्रेनर की जरूरत होती है और सायरा को मन ही मन लग रहा था कि खुद अरेंद्र ने ध्रुव को ट्रेन किया होगा और वो सायरा से ये बात छुपाना चाह रहे थे। वहीं अरेंद्र की हंसी की वजह थी कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ध्रुव ने ये तकनीकें सीखी कहां से थी। इनमें से कुछ तकनीकें तो उन्हें भी नहीं आती थी। शौर्य दल की तमाम तकनीकों को जानने के बाद भी अरेंद्र ने ध्रुव की तकनीकों को पहली बार देखा था। इसलिए अरेंद्र को यह बात समझ आई कि ध्रुव ने आज जिन 2 क्लास की तकनीकों का इस्तेमाल किया था वो तकनीकें शौर्य दल की तो नहीं थी। अगर ऐसा था तो ध्रुव ने वो तकनीकें सीखी कैसे और किससे। ये सोचते हुए अरेंद्र ने मैसेडोरिया के सबसे अच्छे ट्रेनर की तरफ देखा जो भीड़ में बैठे हुए थे। लेकिन वो लोग भी हैरान होकर अरेंद्र को देख रहे थे क्योंकि वो भी ये जानना चाहते थे कि आखिर ध्रुव ने ऐसी तकनीकें सीखी कहां से थी। अरेंद्र समझ गए थे कि ये तकनीकें मैसेडोरिया के किसी ट्रेनर ने तो ध्रुव को नहीं सिखाई थी, क्योंकि वो खुद इतने हैरान होकर ध्रुव को देख रहे थे। इसका मतलब ध्रुव किसी बाहर के आदमी से ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन कौन। ये सोचते हुए अरेंद्र ने ध्रुव की तरफ देखा और खुद से कहा, इस लड़के ने अपने पास न जाने कितने राज छुपा कर रखे हैं। मैदान में सनी जमीन पर पस्त पड़ा हुआ था। उसे देखकर महादक्ष बुजुर्ग हैरान हो गए थे। वहीं ध्रुव ने उन्हें देखते हुए अपना सिर झुका लिया। सनी को बुरी तरह से हराने के बाद भी उसके चेहरे पर गुरूर की एक झलक भी नहीं थी, बल्कि वो तो बुजुर्ग के सामने झुककर उनका आदर कर रहा था। सनी को जमीन पर देखकर आहा भरते हुए दूसरे बुजुर्ग ने अपना हाथ ऊपर हवा में उठाया, इस इशारे के साथ कि वो चैलेंज को खत्म करना चाहते थे। लेकिन तभी उनकी नजर सनी पर पड़ी जो अचानक उठकर खड़ा हो गया। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले उसने किसी से लड़ाई भी की थी। फिर उसने अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए अपने पैर को जोर से जमीन पर पटका। यह मैदान में मौजूद सभी लोगों के लिए एक इशारा था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी कलाइयों में शक्ति घूमने लगी थी और अचानक वो जोर से गुर्राने लगा। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखा और उसे देखते ही सनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने मुंह पर से खून पोंछते हुए चिल्लाकर कहा, ध्रुव, अब तेरी खैर नहीं।
ये कहकर वो तेजी से ध्रुव की तरफ भागा, जिसे देखकर महादक्ष बुजुर्ग ने उसे रोकने की कोशिश की। ठहर जाओ सनी। लेकिन सनी को उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा सवार था, जिसकी वजह से वो ध्रुव की ओर किसी पागल सांड की तरह भाग रहा था। सच तो यह था कि सनी ने सानवी की दी हुई गोली खा ली थी और अब उसमें इतनी शक्ति आ गई थी जितनी शायद उसने पहले कभी महसूस भी नहीं की थी। भागते भागते सनी गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए थे। मंच के बगल में बैठे अरेंद्र भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा था। हारने के बाद भी सनी में इतनी ताकत कैसे बाकी थी। सनी की चमकती हुई शक्ल और उसके आसपास मंडराती शक्ति को देखकर तजुर्बेदार लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि उसके अंदर अचानक से एकलव्य रैंक जैसी ताकत आ गई थी। हैरानी में सायरा ने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, इस लड़के ने तो करिश्माई गोली खाई है। सायरा समझ गई थी कि यह कमाल किसी गोली का ही था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसकी बात सुनकर अरेंद्र ने बहुत गुस्से में कहा, सनी एक चीटर है। ये कहते हुए अरेंद्र ने अपना हाथ सामने रखी टेबल पर जोर से दे मारा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी और इसी गुस्से के साथ उन्होंने पलटते हुए बुजुर्ग से कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पोते के साथ साथ पूरे शौर्य दल का सर्वनाश कर दूंगा। अरेंद्र जानते थे कि उनका बेटा सनी से ज्यादा मेहनती और काबिल था। अगर सनी के कारण गलती से भी उसे कोई गहरी चोट आ गई तो बुजुर्ग का साथ भी सनी के लिए काफी नहीं होगा। अरेंद्र को इतने गुस्से से घूरते हुए देख बुजुर्ग के माथे पर शिकन आ गई। वो जानते थे कि अरेंद्र उनके दल का सबसे काबिल योद्धा था और उसके गुस्से को शांत करना बिल्कुल आसान नहीं था। यही सब सोचते हुए बुजुर्ग खुद से कुछ बड़बड़ाने लगे। वो भी जानते थे कि अगर ध्रुव पहले वाला कमजोर ध्रुव होता तो शायद शौर्य दल इतना परेशान नहीं होता, लेकिन अब दल के लोग ये तक मान रहे थे कि ध्रुव एक दिन शक्ति सम्राट बन जाएगा और ऐसे में आज उसके साथ कुछ गलत हुआ तो दल वाले बुजुर्ग को कभी माफ नहीं करेंगे। बुजुर्ग ने एक बार फिर सनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन सनी ने गुस्से में उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो अब तक ध्रुव के बिल्कुल पास पहुंच गया था और चिल्लाते हुए उसने ध्रुव से कहा, आयरन माउंटेन फीस्ट्स। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठियों में बदला और ध्रुव की तरफ बहुत जोर से वार किया। सनी के हाथ अपने चेहरे के पास आते देख ध्रुव तुरंत नीचे झुककर उससे बचा। उस हमले से निकली तेज हवा ध्रुव को अपने बालों में महसूस हुई। फिर अचानक ध्रुव ने जमीन पर गोल घूमते हुए सनी से थोड़ी दूरी बनाई। उसे खुद से दूर जाता देख सनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वो समझ गया था कि इस बार मुकाबला टक्कर का होना था। वहीं सनी से थोड़े दूर होकर ध्रुव फिर से अपनी लड़ने की पोजीशन में आ गया। फिर एक पल रुककर उसने सनी पर हमला करना शुरू किया। वहीं मंच पर बैठे महादक्ष बुजुर्ग ने अपना पैर मंच पर मारते हुए कहा, गधे हैं दोनों। ध्रुव को अपनी ओर आता देख सनी ने एक बार फिर अपनी मुट्ठी से ध्रुव पर हमला किया। वहीं ध्रुव ने भी अपनी मुट्ठी से सनी पर हमला करते हुए कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट। फिर जैसे ही उन दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराई, एक धमाका सा हुआ। धमाके को देखकर बुजुर्ग परेशानी में आ गए। धुआं छटने पर उन्होंने देखा कि सनी के मुंह से फिर से खून आने लगा था, लेकिन सनी के मुक्के से ध्रुव को भी थोड़ी चोट आ गई थी। मगर अपनी चोट को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव ने गुस्से में अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर सनी पर एक बार फिर जोर से हमला किया। ध्रुव ने जैसे ही सनी पर हमला किया तो सनी किसी पत्ती की तरह उड़ता हुआ मैदान के एक कोने में जा गिरा। ये देखकर बुजुर्ग की आंखें घबराहट से भर गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि ध्रुव सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था और अगर शौर्य दल को वुहान साम्राज्य का सबसे ताकतवर दल बनना था तो ये ध्रुव के बिना कभी नहीं हो पाएगा। वही मैदान के एक कोने में अधमरी हालत में पड़े हुए सनी को देखकर पूरे मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। उन्होंने ध्रुव को देखा जो चोटिल हालत में था, हांफते हुए खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे दर्द सहने की आदत हो गई थी। मैदान में मौजूद कोई भी भरोसे के साथ ये नहीं कह सकता था कि आखिर उन लोगों ने जो देखा था वो हकीकत थी या सपना। सभी ने हारे हुए सनी को खड़े होकर वापस लड़ते देखा था और फिर से हारते हुए भी। सनी की ताकत को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इस बार भी ध्रुव की ही जीत होगी, और वो भी ध्रुव के सिर्फ एक मुक्के के साथ। मैदान में खड़े ध्रुव को देखकर सायरा ने अपने गोरे हाथों से अपना मुंह छुपा लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे ध्रुव की जीत पर इतना खुश होता देखे। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये कौन से लेवल की तकनीक थी? क्लास 2? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे अपनी बढ़ती धड़कन महसूस हो रही थी। क्लास 2 की तकनीक सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए ज्यादा लोग इसे सीख नहीं पाते थे। कुछ देर ध्रुव के बारे में सोचने के बाद अचानक उसे एक चीज का ध्यान आया। शौर्य दल की सबसे बड़ी तकनीक क्लास 2 लेवल की फिशर लायन तकनीक थी, और उसने जो कुछ देर पहले अपनी आंखों के सामने देखा था वो फिशर लायन तकनीक तो बिल्कुल नहीं थी। तो आखिर ध्रुव ने ये तकनीक सीखी कैसे और कहां से? क्योंकि एक बात तो पक्की है कि ध्रुव को ये तकनीकें अरेंद्र जी ने तो बिल्कुल नहीं सिखाई थी। तो फिर ध्रुव ने ये तकनीक कहां से सीखी? ये सोचते हुए सायरा ने चुपके से अरेंद्र की ओर देखा। उसने देखा कि अरेंद्र के चेहरे पर इस वक्त हैरानी का भाव था, जिससे वो ये भी समझ गई थी कि ये तकनीकें अरेंद्र भी पहली बार देख रहे थे। इसका मतलब था कि ये तकनीकें शौर्य दल की तो नहीं थी। फिर अपने सामने रखे चाय के प्याले को देखते हुए सायरा ने खुद से सवाल किया, अरेंद्र जी ने नहीं सिखाया तो फिर किसने सिखाया? सायरा ने देखा था कि ध्रुव ने कितनी अच्छी तरह से तकनीकों को अपनाया था।
वो जानना चाह रही थी कि आखिर ध्रुव का गुरु कौन था जो उसे शौर्य दल से छुपते छुपाते ये तकनीकें सिखा रहा था, क्योंकि अकेले तो इन तकनीकों को सीखना नामुमकिन था और ध्रुव इन तकनीकों में महारत भी हासिल करने लगा था। इसका मतलब उसके गुरु कोई शक्तिशाली और तजुर्बेदार आदमी थे, और चूंकि वो आदमी ध्रुव को क्लास 2 की तकनीक सिखा रहा था, इसका मतलब वो कम से कम द्रोण रैंक पर तो जरूर होगा। ध्रुव की तकनीकों की गुत्थी उलझती जा रही थी और सायरा ने ठान लिया था कि वो इसे सुलझा कर रहेगी। उसे लगा अचानक ध्रुव की शक्तियों के बढ़ने के पीछे भी शायद उसी आदमी का हाथ था। वहीं सायरा के बगल में बैठे अरेंद्र भी ध्रुव के बारे में ही सोच रहे थे। उनके बेटे ने लड़ाई के दौरान इतनी अच्छी तकनीक दिखाई थी जिसे देखकर वो मन ही मन खुशी से उछलने लगे थे, लेकिन अब जब लड़ाई खत्म हो गई थी तो अरेंद्र के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। तभी उन्होंने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, शायद कोई मेरी पीठ पीछे ध्रुव को ट्रेन कर रहा है, लेकिन कौन हो सकता है। तभी उन्होंने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए मैदान में मौजूद सभी की तरफ देखा। उस भीड़ को देखते देखते अरेंद्र की नजर अचानक एरा पर आ रुकी, जो इस वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ध्रुव को देख रही थी। ये देखकर अरेंद्र ने घबराते हुए सोचा, कहीं ध्रुव की ट्रेनर एरा तो नहीं। इसी बात के साथ ध्रुव की तकनीकों का राज अरेंद्र के दिमाग में घूमने लगा। उन्हें लगा क्योंकि ध्रुव और एरा एक दूसरे के इतने करीब थे तो शायद एरा ही ध्रुव को ट्रेन कर रही होगी, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि सच उनकी आंखों से बहुत दूर एक छोटी सी अंगूठी में छिपा हुआ था। दूसरी ओर ध्रुव ने सनी को हराने के बाद एक चैन की सांस ली। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का नर्म होने लगा और उसके आसपास मंडराती शक्ति भी गायब होने लगी। अपनी नजरें घुमाते हुए ध्रुव ने सानवी को देखा, जो भागते हुए अधमरी हालत में पड़े सनी को उठाने आ रही थी। लेकिन ध्रुव को सनी पर जरा भी दया नहीं आई। अगर उसने क्लास 2 की तकनीकें नहीं सीखी होती तो शायद आज वो सनी की जगह जमीन पर अधमरा पड़ा रहता, और क्योंकि बाकी सारे लोग भी सनी पर दया नहीं दिखा रहे थे, इसलिए ध्रुव ने भी सनी की मदद नहीं की। फिर अपने हाथों को जेब में डालते हुए वो मंच के पास पहुंचा और महादक्ष बुजुर्ग को देखते हुए कहा, क्या अब लड़ाई खत्म हुई? ध्रुव की हिम्मत भरी आवाज सुनकर बुजुर्ग ज्यादा कुछ नहीं कह पाए और सिर्फ अपना सर हिलाते रहे। फिर जैसे ही ध्रुव मुड़कर जाने लगा, उसे मैदान के किसी कोने से आवाज आई, वहीं रुक जाओ ध्रुव। ये सुनकर ध्रुव ने पलट कर देखा कि आखिर कौन उसे पुकार रहा था। तभी उसे देखा कि सानवी खून से रंगे हाथों के साथ ध्रुव की ओर चलते हुए आ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में बदले की भावना थी। ये देखकर मंच पर से बुजुर्ग ने आवाज लगाई, सानवी, अब तुम क्या चाहती हो? लेकिन सानवी ने बुजुर्ग की बात को नजरअंदाज कर ध्रुव से आगे कहा, तुम अपने भाई को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? सानवी की बात सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए सानवी से कहा, क्या भाई का रिश्ता तो इसने तभी खत्म कर दिया था जब इसने चैलेंज के कानून तोड़े थे। तुम्हें क्या लगता है किसी ने नहीं देखा उसने क्या किया? उसने एक बार चैलेंज हारने के बाद चीटिंग का रास्ता अपना लिया। हम सब जानते हैं कि इसने करिश्माई गोली खाई थी जिससे इसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। क्या गोली खाते वक्त उसे भाई का ख्याल नहीं आया? अगर उसकी जगह मैं वहां पड़ा होता तो क्या सनी से भी तुम इतना ही गुस्सा होती? एक बार बहन की नजरों से नहीं बल्कि शौर्य दल की मेंबर की नजरों से देखो और फिर बताओ गलती किसकी थी। एक के बाद एक सवाल पूछे जाने पर सानवी थोड़ा सहम गई थी, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने उसी गुस्से के साथ ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने मेरे भाई को जख्मी किया है और इसलिए अब मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर। सानवी की चैलेंज वाली बात सुनकर मंच पर से बुजुर्ग ने उसे डांटते हुए कहा, सानवी, अपना चैलेंज तुरंत वापस लो। ये जगह तुम्हारे चैलेंज के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ एकलव्य रैंक से कम वाले किसी को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सानवी तो उनकी बात मानने से रही। उसने गुस्से में अपना निचला होंठ दांतों से दबाते हुए ध्रुव से कहा, हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। ध्रुव के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने सोचा क्या सानवी पागल हो गई थी? ध्रुव कुछ देर पहले उसके भाई से लड़ा था, जिसके कारण वो अब थक गया था और अब उसे अपनी हिम्मत साबित करने के लिए एकलव्य रैंक की 3 सितारों वाली लड़की से लड़ना होगा, जिसका नतीजा उसके लिए हार ही होना था। लेकिन ध्रुव को उकसाते हुए सानवी ने आगे कहा, क्या तुम एक लड़की के चैलेंज से घबरा गए? क्या मैसेडोरिया का शिरोमणि एक लड़की से डर गया? ध्रुव को साफ समझ आ रहा था कि सानवी उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बात उसकी इज्जत की थी, क्योंकि सानवी ने सभी के सामने ध्रुव को ललकारा था। ध्रुव ने चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए जैसे ही अपना कदम बढ़ाया तो उसे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। फिर जैसे ही ध्रुव ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखा कि ईरा हंसते हुए उसके पास आ रही थी। ईरा जैसे ही ध्रुव के पास पहुंची, उसने सानवी को देखते हुए कहा, सानवी, तुम देख रही हो कि ध्रुव कितना थक चुका है, फिर भी तुम उसे चैलेंज कर रही हो। ये तो एक थके आदमी का फायदा उठाना हुआ। अगर तुम सच में लड़ना चाहती हो तो क्यों ना मेरे साथ 2-2 हाथ हो जाए। ईरा की बात सुनकर ध्रुव ने उसे पीछे करते हुए उससे कहा, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी ईरा? ईरा ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सानवी को देखती रही। फिर उसने जैसे सानवी को उकसाना शुरू किया, सानवी, एक तो तुम ध्रुव से उम्र में भी बड़ी हो और ऊपर से ट्रेनिंग के लिए अकेडमी भी गई हो। इन बातों को देखते हुए मुझे तुम्हारा चैलेंज सही नहीं लग रहा है, और अगर तुम्हारी इतनी ही हारने की इच्छा हो रही है
तो मुझे तुम्हें हराकर बहुत खुशी मिलेगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा।